समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है साइबर धोखाधड़ी से बचने के तरीके। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं गुरुग्राम में साइबर क्राइम अपर पुलिस आयुक्त प्रियांशु दीवान और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम पर आकर जी। और श्रोताओं, अब हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 2331444 और दूसरे नंबर 23421050 पर फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पवन जी, सबसे पहले प्रश्न मैं आपसे ही जरूर करना ये चाहूंगा कि साइबर धोखाधड़ी वास्तव में है क्या और इससे बचने के प्रमुख तरीके कौन कौन से हैं? आज कोविड-19 के बाद हम लोग देख रहे हैं कि गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम प्रारंभ हो चुका है। यानी कि एक ऐसा युग प्रारंभ हो चुका है जहां पर चरम शिखर पर हम पाएंगे कि साइबर क्राइम आ चुके हैं और ये गोल्डन एज अब कई सालों कई दशकों तक हमारे साथ रहने वाला है। एक्चुअली क्या कोविड-19 ने हमारे जीवन में दो विशिष्ट देन दे दी। एक था डर और दूसरा है पैनिक। इस डर और पैनिक को ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल लगातार करते रहते हैं साइबर क्रिमिनल्स। हमें नए प्रकार के साइबर क्राइम्स के शिकार बनाते हैं और जब से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो अब हम देखते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नए नए प्रकार के साइबर क्राइम इजाद करते हैं, हमें टारगेट करते हैं, कहीं ना कहीं हमको फोकस करते हैं कि हमारी जेब से पैसा निकला जाए। वो जमाना चला गया कि साइबर क्रिमिनल्स अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी को प्रदर्शित करना चाहते हैं। आज वो कम से कम पैसे में, कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा पैसा गंवाना चाहते हैं। तो नए नए प्रकार के आज हम साइबर फ्रॉड देख रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स देख रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट देख रहे हैं और नए प्रकार के AI क्राइम्स, डीप फेक क्राइम्स भी उत्पन्न हो रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ में आज के पहले श्रोता संजय बख्शी जो झारखंड से हमें फोन कर रहे हैं, फोन लाइन पर है। संजय जी, कार्यक्रम में स्वागत है। सवाल पूछिए आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जब से ये ऑनलाइन प्रक्रिया हुई है लेन देन के लिए, तो तब से ये साइबर क्राइम जो धोखाधड़ी है ये बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। तो उससे अच्छा तो अब वही समय मतलब था जब से ऑफलाइन लेन देन होती थी और कैश वाला सिस्टम था तब से। तो ये कहाँ तक उचित है सर और इससे कैसे बचे? जी, प्रियांशु जी हमारे साथ में हैं जो अपर पुलिस आयुक्त हैं साइबर क्राइम के, वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। नमस्कार संजय जी, आपने एक पेचीदा सा सवाल पूछा कि जैसे ये ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन का जमाना हो गया तो साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, जैसे कि ऑफिशियल गवर्नमेंट के फिगर्स हैं तो मुश्किल से 0.1% ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो जैसे जैसे नई नवीनतम टेक्नोलॉजीज की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं तो साइबर क्राइम भी उसका एक ऑफशूट है। तो जब पहले हम नॉर्मल तरीकों में देखते थे तो तब भी उस तरह के फ्रॉड होते थे और ये एक बिल्कुल नए जन का फ्रॉड है। इसमें अगर बचने का मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस के तरह से एक साझा करूं तो कभी भी हम एकदम कोई भी डिसीजन ना लें। जैसे सपोज हमारे पास फोन कॉल आता है कि वो बिजली विभाग से हो या बैंक कर्मचारी की तरफ से हो या पुलिस के तरफ से हो और वो आपको एकदम कोई चीज करने के लिए विवश करे, तो अगर हम चंद सवाल उससे पूछ लें कि आप कौन हो, क्या चाहते हो, मेरा नंबर किसने दिया, अगर हम उसको एक बार खुद सोचने पे विवश हों और उससे 4-5 प्रश्न पूछें तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक इजी मनी गेम है जो कि साइबर क्रिमिनल अडॉप्ट करते हैं और उसी समय वो जो साइबर क्रिमिनल फोन कॉल काट भी देते हैं और आपकी जो मेहनत की कमाई है वो सिक्योर्ड भी रहेगी। और सोलापुर महाराष्ट्र से आज के हमारे अगले श्रोता है प्रकाश। प्रकाश जी, आपका प्रश्न क्या है? हेलो, मैं प्रकाश राउत सोलापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये कि साइबर क्राइम वाले जो होते हैं वो कस्टमर को कैसे भूल देते हैं
और दूसरा प्रश्न है कि कितना पैसा हर महीने डूब जाता है और कितना रिकवर होता है? जी पवन जी, इस बारे में आपको ज्यादा जानकारी देंगे। देखिए, भारतवर्ष में अधिकांश केसेस हम पाते हैं कि साइबर क्राइम की अंडर रिपोर्टिंग होती है, लोग रिपोर्ट नहीं करते। लेकिन अब तो सरकार ने आपको 2 विकल्प दे रखे हैं। आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर जा सकते हैं 1930, वहां पर कॉल कर सकते हैं रिपोर्ट करने के लिए घर बैठे ही। दूसरा कि आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है cybercrime.gov.in, वहां पर भी जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि आंकड़े बताते हैं कि अब रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, कई लाखों की तादाद में रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ साइबर क्राइम वाले FIR कम दर्ज होते हैं। जहां तक आंकड़ों की बात है तो कई हजार करोड़ रुपए भारतवासी प्रत्येक साल गंवाते हैं। एक हाल ही में सर्वे आया था जो बताता है कि केवल 4 महीनों में ही भारतवासियों ने डिजिटल अरेस्ट वाले मामलों में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे गंवा दिए। तो पैसे तो लगातार हम गंवा रहे हैं, ब्लीड कर रहे हैं, इसलिए लोगों की जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी हो जाती है। और यहां पर मैं इस कार्यक्रम की सराहना करना चाहूंगा कि देखिए, ऑल इंडिया रेडियो इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सबको जागरूक बना रहा है ताकि आप इस जो भंवर में ना फंसें, आप साइबर क्रिमिनल्स का शिकार ना हो सकें। और हिसार हरियाणा से हमारे आज के अगले श्रोता हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में। प्रश्न क्या है आपका? नमस्कार जी, निखिल कुमार जी। नमस्कार। आपके सामने दुग्गल साहब बैठे जो टीवी एंकर थे कभी जमाने में, हमने इनको बहुत सुना है। जी सवाल पूछिए। बहुत अच्छी जानकारी दे। और मैं दुग्गल साहब से ये जानना चाहता हूँ कि सबसे सेफ तरीका कौन सा है? अगर कोई बैंक से लेन देन करना चाहे तो वो सेफ तरीका बताएं। और आजकल की भागदौड़ में जल्दी से कहीं ना कहीं अच्छों से गलती हो जाती है, तो इसके लिए बचाव के जाने। नमस्कार जी राजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। आपकी देखिए मेमोरी कितनी पुरानी है कि आपने हमें उस जमाने से पहचाना। खैर, आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है ना, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी नाम की चीज मौजूद नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि हम आजीवन सुरक्षित रह जाएंगे तो हम गलत समझते हैं। क्यों? क्योंकि जो कल सुरक्षित था वो आज साइबर सुरक्षित नहीं है, और जो आज साइबर सुरक्षित है वो कल बिल्कुल भी साइबर सुरक्षित नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं हमें समझना है कि हम डिजिटल कुरुक्षेत्र मैदान में केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए हैं और हमें चारों ओर से हम पर आक्रमण होने वाला है। तो लिहाजा आवश्यकता बनती है कि हम अपने आसपास एक अच्छा सुरक्षा कवच पहन लें ताकि उसमें जहां तक वो सेंध ना लगाई जा सके। ये सुरक्षा कवच है आपका सूझबूझ, आपकी सावधानी और आपकी सतर्कता। क्योंकि एक बार ये 3 चीजों को अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बना लें, इनफैक्ट अपने जीवन के हिस्से में आप साइबर सुरक्षा को शामिल कर लें एक जीवन जीने की शैली के स्वरूप में, तो बहुत अच्छा रहेगा। और जहां तक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बात है, केवल आप ऑफिशियल बैंकिंग एप्स पर ही आप ट्रांजैक्शन करिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन करिए, कोशिश करिए HTTPS पर ही जो प्रारंभ होती हैं वेबसाइट्स उन पर ट्रांजैक्शन करें। अनावश्यक तरीके से किसी और जगह प्रलोभन में ना फंसें। पता लगा कि वहां अच्छी आपको डिस्काउंट मिल रही है, आपने वहां पे कुछ कर दिया और पैसे आपके गवा दिए गए। कोशिश करें समझने की इस बात की कि जिंदगी में फ्री लंच नाम की चीज नहीं है। हम लोगों को ना, भारतवासियों को एक तलब रहती है कि साहब कुछ फ्री मिल जाए, कुछ डिस्काउंट मिल जाए। अरे भाई, अल्टीमेटली हमें समझना है कि हर चीज का कुछ पैसा है, और कोई अगर आपको कोई अनबिलीवेबल डिस्काउंट दे रहा है या कोई ऑप्शन दे रहा है तो सीधी सी बात है कि यहां झोल है, आपको फंसाने का नया तरीका है। सावधान हो जाइए, सतर्क होइए और कोशिश करिए आप बैंक के साथ अपनी SMS अलर्ट सेवा जरूर ले लें ताकि हर ट्रांजैक्शन के साथ आपके पास अलर्ट आए। अगर आपको लगता है आपकी ट्रांजैक्शन नहीं है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर, क्योंकि अगर वो बैंकिंग चैनल में पैसा बना रहा तो पुलिस उसको फ्रीज कर लेगी और पैसा आपके अकाउंट में वापस आएगा। प्रियांशु जी, मैं यहां पर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कई बार लोगों के मन में, जहन में ये सवाल जरूर आता है कि अगर कोई अपराध हो गया तो पुलिस क्या करती है? साइबर पुलिस का क्या रोल होता है? किस तरह से किसी साइबर अपराध से निपटा जाता है? देखिए, जैसे ही कोई फ्रॉड होता है तो हम सबसे पहले मनी ट्रेल पर जरूर काम करते हैं कि कहाँ पर पैसा गया और कितनी लेयरिंग में गया। क्योंकि हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो भी साइबर क्रिमिनल हैं, जो भी साइबर अपराधी हैं, वो भी काफी ज्यादा तकनीकी तरह से परिपूर्ण हो चुके हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो एक खाते में पैसा नहीं जाता, वो मल्टीपल खातों में पैसे डालने की कोशिश करते हैं।
और मल्टीपल खातों में पैसे डालने के बाद वो उसकी लेयरिंग भी करते हैं, मतलब एक खाते से दूसरे खाते, दूसरे खाते से तीसरे खाते। तो जैसे कि दुग्गल साहब ने बताया, तो 1930 पर जैसे कोई कॉल करता है तो उसी समय भारत सरकार ने सभी के सभी बैंक को निर्धारित किया है कि जितने भी खाते में ठगी के पैसे हैं वो सारे फ्रीज हो जाते हैं जी। तो जैसे फ्रीज होते हैं तो पुलिस का सबसे पहले दायित्व ये बनता है कि वो जो फ्रीज हुए पैसे हैं वो सबसे पहले वो वापस दिलाए जाए। साथ ही साथ जितने भी खाते आते हैं हमारे ट्रांजैक्शंस में, हम उनके खाते धारक को, और जो भी अगर म्यूल खाते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि खाते भी भाड़े के हिसाब से काफी ज्यादा बिक रहे हैं, तो जो भी उस खाते के संबंधित जितने भी अपराधी हैं उन सबको गिरफ्तार करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो जिसके साथ भी ठगी हो ज्यादा से ज्यादा पैसे उस तक वापस दिलाया जाए। आगरा से राजू लवानिया जी हमारे साथ में है। राजू जी, सवाल पूछिए आपका। नमस्कार भैया जी। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे मान के चलिए कि अगर साइबर धोखाधड़ी हमारे साथ हो गई जी और हमारे पैसे चले भी गए हमारे अकाउंट से, तो जो 1930 आपका हेल्पलाइन नंबर है जी, उससे कॉल करने के कितने दिन में उससे एक्शन लिया जाता है और कितने % मतलब चांसेस रहते हैं कि हमारा पैसा वापस मिल सकता है या नहीं? जी राजू जी, अभी प्रियांशु जी इसी सवाल पर जवाब दे रहे थे मेरे ही प्रश्न का। मैं चाहूंगा एक बार फिर से थोड़ा सा उनको जानकारी दे दें। नमस्कार राजू जी, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जितना जल्दी आप 1930 पे कॉल करेंगे, देखिए आपको आभास जरूर हो जाएगा कि आप किसी ठगी का शिकार हो गए। तो साइबर क्राइम में एक गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है, जितनी जल्दी आप 1930 पर कॉल करेंगे उतनी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है कि साइबर ठग के जितने भी खाते हैं उसमें पैसे फ्रीज हों और फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोर्ट के माध्यम से वो सारे के सारे पैसे आपके वापस भी आ सकते हैं। sachet.rbi.org.in ये वेबसाइट है जो कई मामले में आरबीआई के माध्यम से मदद करती लोगों को जानकारी देने के लिए। पवन जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को और जानकारी दें। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत एक अग्रणी रोल प्ले कर रही है लोगों में ज्यादा जागरूकता फैलाने की। न केवल ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो उपभोक्ताओं के हाथों को सशक्त कर रही है, लेकिन साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसलिए भी सराहना की जानी चाहिए कि वो वक्त वक्त पर नई नई प्रकार की नोटिफिकेशन निकाल कर लेकर आती है। उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क नोटिफिकेशन है 6 जुलाई 2017 की नोटिफिकेशन, जिसे हम जीरो लायबिलिटी नोटिफिकेशन कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है आपको कि अगर आपके खाते से आपकी इजाजत के बगैर पैसा निकलता है और उस पैसा निकलने में आपका कोई निगलेक्ट या आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो जितने पैसे आपके अकाउंट से निकले हैं वो तमाम सारे पैसे आपको वापस देने की जिम्मेवारी बैंक की हो जाती है, प्रोवाइडेड अगर आप पहले 72 घंटों में लिखत में शिकायत दें बैंक को लेकर। तो अगर आप थोड़े से भी तत्पर हो जाते हैं, अगर आप 72 आवर्स के बाद लिखते हैं, तब आपको टोटल अमाउंट में से 90% अमाउंट वापस मिल सकता है, 10% नहीं मिल सकता। तो जितनी जल्दी वो कहते हैं ना कि गोल्डन आवर में आप सतर्क हो जाइए, आप शोर मचाइए। वो जमाना चला गया कि आप कहेंगे बॉस मैं क्या करूं, मैं शोर ना मचाऊं, लोग मुझे कैसे देखेंगे। आज तो 2 प्रकार के लोग हैं दुनिया में, एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं और दूसरा जिन्हें मालूम ही नहीं है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो जब आज इतनी एक महामारी के तौर पर साइबर क्राइम फैल चुका है, जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, आरबीआई के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी सुविधा को आप यूटिलाइज करेंगे, उनकी नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे, आप उतने ज्यादा सशक्त और सावधान हो जाएंगे। और हमारे आज के अगले श्रोता है श्रीकांत, बेंगलोर से हमें कॉल कर रहे हैं। श्रीकांत जी, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। ये पूछ रहे भाई साहब कि हमारी बैंक में एफडी रहती है और अगर मान लीजिए हमें सामने वाले ने कॉल किया, हमने ना ओटीपी बताया, ना उसके लिंक पे क्लिक किया और ना ही कोई पासवर्ड बताया, तो ये तीनों सूरत के बावजूद भी वो क्या हमारी एफडी तोड़ के पैसा निकाल सकता है? जी प्रियांशु जी। देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस पुलिस के समक्ष आए जिसमें कि ऑनलाइन भी एफडी वगैरह टूटी हैं। तो इसमें जो जमतारा तरफ के जो साइबर क्रिमिनल हैं वो बहुत ही मुस्तैदी से काम करते हैं। उसमें क्या करते हैं वो कि आपको एक मैसेज भेजते हैं या फिर तो बिजली विभाग से या कोई बैंक के संबंधित, और एक लिंक पर क्लिक करने के लिए विवश करते हैं। वो लिंक पर क्लिक करने के बाद होता क्या है कि वो आपके मोबाइल में एक रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन डाल देते हैं, जिससे कि आपके मोबाइल का एक्सेस कहीं और चला जाता है।
और उसके बाद वो एक्सेस लेके आपके बैंकिंग का जो भी एक एप्लीकेशन होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, उसमें वो एक नेट बैंकिंग एक्टिवेट करके आपकी एफडीज को तोड़ के कई सारे ऐसे केसेस आए जिसमें एफडीज को भी नेट बैंकिंग के जरिए ब्रेक किया गया। तो आप इसमें जब भी आप जो भी बैंक में आपका खाता है वहां पर जरूर बताएं कि मेरी परमिशन के बिना मेरी ना नेट बैंकिंग फैसिलिटीज को शुरू किया जाए और ना मेरी परमिशन के बिना जो भी मेरे फिक्स डिपॉजिट्स हैं या और भी टर्म डिपॉजिट्स हैं उनको ब्रेक किया जाए। मोहन पासवान अगले श्रोता है दरभंगा बिहार से। मोहन जी, आपका सवाल पूछिए। सर इकट्ठे प्रणाम, सवाल पूछिए। सर साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए साइबर सुरक्षा की क्या नई योजना है सरकार की सर? जी मोहन जी, आपका प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जी पवन जी। देखिए मोहन जी, भारतीय सरकार लगातार तत्पर तैयार रहती है ताकि वो भारत की साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से सशक्त कर सकें। इस दिशा में ऑलरेडी केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का गठन किया था 2013 में, और उसके तत्पश्चात हम ऑलरेडी एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा स्ट्रैटेजी पर देखते हैं कि काम हो रहा है सरकार के अंतर्गत। मीनवेल सरकार ने ऑलरेडी आईटी रूल्स 2021 को इम्प्लीमेंट कर दिया है और उनमें स्पष्ट तौर पर साइबर सुरक्षा को सशक्त करने की दिशा में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। साथ ही साथ 28 जून 2022 से केंद्र सरकार ने लागू कर दिए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्शंस 2022। वो मुख्य तौर पर साइबर सुरक्षा को स्ट्रेंथन करने की दिशा में है। कहते हैं कि साहब, जब आपको पता लगे कि आपके सिस्टम में कोई साइबर सुरक्षा सेंध लगी है तो आपको जब पता लगता है उसके 6 घंटों के अंतर्गत उसकी जानकारी आपने सरकार की जो नोडल एजेंसी है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, उसको देनी है। अगर आप नहीं देंगे 6 घंटे में ये जानकारी, जब आपको पता लगती है तब आप दंडनीय अपराध कमिट करते हैं सेक्शन 70B6 भारत के आईटी एक्ट में। तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है। साइबर स्वच्छता केंद्र सरकार ने स्थापित कर दिया है, लेकिन समस्या ये है हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या के राष्ट्र हैं और हमारी जनसंख्या खुद ही इतनी विशाल है कि लगातार बढ़ती जा रही है। तो जब मैं जनसंख्या की तुलना में मैं सरकार के एफर्ट्स को देखता हूं तो लोगों को लगता है कि शायद थोड़ा कम हो रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, सरकार काफी काम कर रही है। एक जो 1930 वाला पोर्टल जो है वो इतना जबरदस्त काम कर रहा है। cybercrime.gov.in के माध्यम से हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग की मैसिव एक अपस्विंग नजर आया है। तो हम ये भी पा रहे हैं कि सरकार अपने जनसंचार माध्यमों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों में साइबर हाइजीन, साइबर स्वच्छता और साइबर रेजिलियंस का संदेश दे रही है। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, सरकार तो उतना ही काम करेगी। हमें समझना है कि हमें भी अपना योगदान देना है। हम ये ना सोचें कि हम अपने फोन पर कुछ भी कर लीजिए, अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो सरकार देखेगी। देखिए, सरकार का अपना रोल है, हमें भी अपना ये रोल निभाना है। सबको मिलकर साझा होकर भारत की साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से सशक्त करना है और अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना है। और हमारे अगले श्रोता है रमाशंकर जी, जो हमारे नियमित श्रोता है रायबरेली से। जी, प्रश्न क्या है आपका? हाँ, रमाशंकर बात से रायबरेली। जी, स्वागत है, प्रश्न पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम होते क्यों और साइबर क्राइम के होने के पहले प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? जी, प्रियांशु जी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए, साइबर क्राइम क्यों होते हैं इसका जवाब बहुत मुश्किल है देना, लेकिन हाँ, मतलब जैसे एक दुनिया में एक कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं जो कि तेजी से पैसे कमाने के कारण इस गतिविधियों में काफी शामिल हैं। और आप दिन प्रतिदिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो साइबर क्राइम हो रहा है ये सिर्फ एक भारत का मतलब एक राष्ट्रीय फिनोमिना नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय फिनोमिना है, जहां पर बाहर बैठे कई ठग भी भारतीयों को ठग पा रहे हैं। तो जब एक साइबर क्राइम हो रहा है तो डिजिटल रेवोल्यूशन, जिसमें कि धीरे धीरे सभी के सभी जितने व्यक्ति हैं, भारतीय हैं, वो सभी ऑनलाइन कनेक्टेड होते जा रहे हैं। सभी आपके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सब अपना तरह तरह के मीडियम्स के थ्रू वार्तालाप कर रहे हैं। तो इसलिए साइबर क्राइम की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसे जो कुछ बुरे लोग हैं, जो ठग हैं, वो आपकी इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके आपके साथ ठगी कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे मैसेज आए, कोई भी वेबसाइट आए, उस पर
सोच समझकर क्लिक करेंगे या बातचीत करेंगे तो आपके साथ कभी ठगी हो ही नहीं पाएगी। प्रियांशु जी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सा सवाल ये उठता है कि कई बार हम लोग अनजाने में जानकारी साझा कर देते हैं, इधर से उधर दूसरों को जानकारी दे देते हैं, और कोई भी लिंक अगर ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से आता है उसको खोल कर देखने भी लगते हैं क्या, और कई बार उसमें लालच वाली चीजें ही होती हैं। तो दो बातें यहां पर है कि किन किन बातों की सावधानी हमें रखनी चाहिए कि जो नहीं करना है, और कौन कौन सी जानकारी हमें लोगों के सामने बिल्कुल भी साझा नहीं करनी है। ये आपने एक बहुत बेहतरीन सवाल पूछा और बहुत ही मैं इसको संक्षिप्तता में बताना चाहूंगा। नंबर एक, कोई भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर हम ना जुड़ें जो कि आपको बहुत अच्छा प्रलोभन दे रहा हो, चाहे उसमें 100 लोग हों, चाहे कितने भी लोग हों, चाहे वो बड़ी कंपनीज को इंपर्सनेट करें। दूसरी बात, किसी भी सरकारी विभाग या बैंक कर्मचारी के द्वारा हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं दिया जाता, और अगर मैसेज दिया जाता है तो कोई लिंक पर क्लिक करने के लिए विवश नहीं किया जाता। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो एक पॉइंट है वो ये है कि कोई भी अगर बैंक कर्मचारी या बिजली विभाग या फिर वाटर विभाग, म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से मैसेज आए तो उसको डिलीट करें, कभी उस पर रिस्पॉन्ड ना करें। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम नेट सर्फिंग करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, तो इन पर दर्शाए गए कोई भी नंबर पर हम बिना सोचे समझे क्लिक ना करें, क्योंकि जनरली देखा गया है कि सभी के सभी नंबर फर्जी होते हैं जी। तो मैं फिर बताना चाहूंगा कि गूगल पर दर्शाए गए कोई भी नंबर पर कभी कॉल ना करें। और फिर भी अगर आप साइबर ठगी के शिकार होते हैं तो एक ये गोल्डन नंबर हमेशा अपने मोबाइल में फीड रखें, 1930 1930। जैसे 1930 पर आप कॉल करेंगे तो ना आपको कोई पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता, ना कोई और व्यक्ति से बात करने की आवश्यकता, उसी टाइम आपकी कंप्लेंट ले भी ली जाएगी और वो खाते फ्रीज भी हो जाएंगे। यानी अगर किसी समस्या में फंसे हैं और आपका पैसा जा चुका तो शर्माए नहीं, घबराए नहीं, 1930 पर कॉल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने परिवार में और किसी का नंबर फीड हो ना हो मोबाइल में, लेकिन 1930 जरूर फीड हो। और इस बीच छत्तीसगढ़ से इंद्रभान हमारे अगले श्रोता है आज के। इंद्रभान जी, आपका सवाल क्या है? मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ जी। स्वागत है। जब किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा हमसे कोई बैंक डिटेल मांगे तो हमें क्या करना चाहिए? जी पवन जी। देखिए, कोई अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास ना करें, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमको बचपन से सिखाया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बड़े हो जाते हैं, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ जाते हैं, तो बुनियादी सिद्धांतों को भूल जाते हैं। इंटरनेट पर अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है तो जरूरी नहीं है वो वही हो जो वो कह रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रलोभन देके आपको इंपर्सोनेट के माध्यम से आपको टारगेट करने का प्रयास करते हैं यही लोग। तो अनजान व्यक्तियों के साथ तो बिल्कुल एक आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप बनाइए। कोई अनजान व्यक्ति अगर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है, आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र है कि फोन को डिस्कनेक्ट करें, ब्रह्मास्त्र है कि उस सेशन से बाहर आइए, उस ब्राउजर से बाहर आ जाइए। क्यों? क्योंकि आज अगर आपने प्रलोभन में कुछ दे भी दिया, कहीं ना कहीं और इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। अल्टीमेटली हमें अपने आप से पूछना है कि इंफॉर्मेशन मांग क्यों रहा है? मांग इसलिए रहा है क्योंकि वो इसका दुरुपयोग कर इसे मोनेटाइजेशन करना चाहता है और आपकी जेब से पैसे निकालना चाहता है। तो थंब रूल बना लीजिए, कुछ भी हो जाए। आज तो वो समय आ गया है जहां पर आपको अपने मिजाज में, अपने जीवन में, मानसिकता में दो चीजों को जरूर लाना चाहिए। एक तो आपको कंजूस होने की जरूरत है और दूसरा आपको शक्की होने की जरूरत है। शक्की कि हर व्यक्ति पर शक करेंगे जब तक आप स्वयं उसकी पुष्टि ना कर पाए, और कंजूस इसलिए कि अपनी जानकारी देने के लिए आप पूरी तरीके से कंजूस मक्खी चूस हो जाइए। क्यों? जितनी कम जानकारी देंगे किसी को भी, उतने ही ज्यादा आप सशक्त, सुरक्षित रह पाएंगे, उतने ही कम चांसेस हैं कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो पाएंगे। हिसार से अगले हमारे श्रोता है राजू अग्रवाल जी। स्वागत है आपका। प्रश्न क्या है आपका? राजू जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रियांशु जी, राजू जी प्रश्न पूछिए आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं गांव चौधरीवास से राजू अग्रवाल जी। मैं यही कहना चाहूंगा जी, आजकल अखबारों में साइबर ठगी के काफी केस सुनने को मिलते हैं। अनपढ़ आदमी और कम पढ़े लिखे कैसे बचाव करे जी? जी प्रियांशु जी। देखिए, आपके सवाल में एक जवाब है। जो कि अनपढ़ कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो क्योंकि मोबाइल की दुनिया से काफी ज्यादा अनभिज्ञ हैं,
तो देखने में ये आया है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो ज्यादा मोबाइल से कनेक्टेड है, उन्हीं के साथ ही ज्यादा ठगी हो पा रही है। जो ऑनलाइन सुविधाएं ज्यादा मोबाइल में नहीं रख रहे हैं या फिर कोई नेट बैंकिंग की सुविधाएं नहीं अपने मोबाइल में रख रहे हैं, उनके साथ तो ठगी हो ही नहीं पा रही। तो अगर आप अपने आप को, या कोई अगर ये कहता है कि जी वो कम पढ़े लिखे है, उसके साथ कैसे वो बच सके, तो क्लियर मेरा एक ही लाइन में एक मैसेज है कि अनजान नंबर से आपके पास कोई भी फोन कॉल या नंबर या मैसेज आए जो कि आपको अपना परिचित होने का वर्णन करे, या फिर कोई पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, बैंक कर्मचारी बनने का आपको करके आपसे लुभावनी बातें करे, तो कृपया करके उस नंबर को ब्लॉक करें। उससे 2-3 अगर बात करेंगे तो साइबर ठग अपने आप ही फोन कॉल काट देंगे। शिमला से राकेश हमारे साथ में है इस वक्त फोन लाइन पर। राकेश, आपका सवाल क्या है आज का? जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है, जैसे अगर हमारा फ्रॉड फोन आता है, अगर हम उस जो हमारे जो फ्रॉड फोन है, अगर कुछ हमारे को बोलता है या पैसे, इतने पैसे भेजो, अगर हम उसको रिकॉर्ड करके जो है हम आपको भेजना चाहे साइबर क्राइम हेल्पलाइन में, तो कैसे भेजे? उसका कोई व्हाट्सएप नंबर हो ताकि श्रोता जो है रिकॉर्ड करके जो है वो बात भेज सके कि क्या बोल रहा है। देखिए, आप 1930 या cybercrime.gov.in पर जरूर भेज सकते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन देखने में यह आया है कि साइबर ठगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो बहुत बढ़िया अगर आप ये सभी के सभी काम कर रहे हैं, लेकिन एक सामाजिक दृष्टिकोण से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप ये जरूर समझ गए कि ये ठगी के कॉल हैं, तो अपने कम से कम मोहल्ले में, अपने परिवार में जरूर बताएं कि यार ये ऐसे ऐसे फोन कॉल आ रहे हैं। उससे भी आप अपने आप को भी सुरक्षित कर पाएंगे और अपने परिवार में, अपने मोहल्ले को भी सुरक्षित कर पाएंगे। आनंद हमारे साथ में अगले श्रोता है आज के आरा बिहार से। आनंद जी, सवाल क्या है आपका? जल्दी से पूछिए। नमस्कार जी। जी, सवाल जल्दी से पूछिए आपका। हमारा पहला सवाल है कि प्रीपेड मोबाइल में भी इस तरह का घटना हो सकता है क्या? जी, और यही सवाल है जी। मोबाइल के बारे में जानकारी चाहिए। मोबाइल देखिए, हर मोबाइल के ऊपर इस तरह की घटना हो सकती है। हम लोग मोबाइल पर अनाप प्रकार के हम एप्स डाउनलोड करते हैं, जिसके माध्यम से जो फोन की वल्नरेबिलिटी होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो फोन है और हमारी जेब में है तो जरूरी नहीं है कि वो सुरक्षित है। फोन आज बहुत ही वल्नरेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसकी सेंध लगाई जा सकती है और आपको टारगेट किया जा सकता है साइबर क्राइम का। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि उनके साथ में साइबर फ्रॉड हो चुका है। बहुत दिनों बाद जानकारी उन्हें मिलती है। हालांकि अगर अमाउंट बहुत बड़ा नहीं हो तो लोग इतना ध्यान भी नहीं देते, लेकिन इस चीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें? देखिए, अगेन मैं वही कहूंगा कि कोई भी अनजान लिंक पर कभी क्लिक ना करें। कोई अनजान नंबर से फोन कॉल आए उस पर कभी भी विश्वास ना करें। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई अनजान नंबर से कोई आपको फोन करने के लिए विवश करे, उसको ब्लॉक करें। और आजकल जैसे ये डीप फेक वीडियोस का जमाना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो किसी भी वीडियो को देख के या फोन को या कोई भी आप राइटिंग्स को देख के विवश ना हो और साइबर सुरक्षित रहें। फिर भी अगर आपके साथ ठगी हो तो तुरंत 1930 या cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें। पवन जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरह से उन्हें अपने दैनिक जीवन में मोबाइल और साइबर चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए? कहीं ना कहीं हम सबको समझना है कि इंटरनेट हम लोगों का जीवन नहीं है, जीवन का एक टूल है। तो टूल को एक सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करें। दूसरा, जीवन की संगनी ना बनाएं इंटरनेट को या अपने मोबाइल फोन को। क्यों? क्योंकि अभी भी इंसानी रिश्ते जो हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज इंटरनेट पर अनोनिमिटी है। लोग उस अनोनिमिटी के पर्दे के पीछे छुपकर आपको टारगेट करते हैं। तो सतर्क रह जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर का युग प्रारंभ हो चुका है और विभिन्न प्रकार के नए साइबर सुरक्षा में सीधे लगातार होती रहेंगी। और श्रोताओं, फिलहाल कार्यक्रम का निर्धारित समय समाप्ति की हो रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम आप सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं। और आज की चर्चा हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए हम गुरुग्राम में साइबर क्राइम अपर पुलिस आयुक्त प्रियांशु दीवान और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल, आप दोनों का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, एक नई मुलाकात के वादे के साथ अनुमति दीजिए निखिल को कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं पर संपन्न करने के अगले सप्ताह सोमवार को फिर एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।